कॉमिक्स एंड यू के एक नए एपिसोड में मैं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ बोस आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ निकेत राज द्विवेदी जी मौजूद हैं। ये वही हैं जिन्होंने सबसे पहले चीज बर्गर का स्वाद चखा था और हम आज इनसे बात करेंगे और पता करेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले निकेत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यस्त दिनचर्या से कॉमिक्स एंड यू के लिए समय निकालने के लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। कैसे हैं आप? एकदम से सिद्धार्थ जी बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पे आते हुए और अपने थॉट्स को शेयर करते हुए। बहुत दिनों से हम वेट कर रहे थे कि फाइनली हम ये एपिसोड शूट कर पाएंगे। प्लीज या ओके, ग्रेट ग्रेट। तो दोस्तों, मुझे ये कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि निकेत राज द्विवेदी जो हैं ये भी बचपन से एक हम लोगों की तरह ही एक जुनूनी कॉमिक्स फैन रहे हैं। तो पता करते हैं निकेत जी से। निकेत जी, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, कहाँ पले बढ़े और आप कॉमिक्स प्रेम आपके जीवन में कैसे शुरू हुआ? जी। तो मेरा जन्म बिहार में हुआ था। मैं सिवान से हूँ बिहार में, और मेरी मम्मी का घर गोपालगंज में है, तो मेरा जन्म गोपालगंज में हुआ था एक्चुअली। पापा सिवान से। और मैं बचपन में ऐसे बिहार में उतना रहा नहीं हूँ, बट मैं महाराष्ट्र में और कलकत्ता में मेरी स्कूलिंग लाइफ थी। तो स्कूल मैंने कलकत्ता और महाराष्ट्र में किया हुआ है, और कॉलेज मैंने उड़ीसा में किया, भुवनेश्वर में। सो वहां से फिर मैं बैंगलोर में आया जब काम करना था ग्रेजुएशन के बाद। तो मैं काफी घूम चुका हूँ इंडिया में इधर उधर। और कुछ ब्रीफ मोमेंट्स के लिए मैं मुंबई में भी था, चंद्रपुर में भी था, महाराष्ट्र में। तो हाँ, मतलब अगर जहां तक अपना कॉमिक्स का बात आता है, तो कॉमिक्स हो तो मेरा मतलब जो कॉमिक्स में इंट्रोडक्शन था, दैट स्टार्टेड, मतलब वो शुरू हुआ था बुक्स के थ्रू, राइट। तो मैं काफी पढ़ता था, मतलब बचपन में मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। अब वो शौक धीरे धीरे डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ट हो गया। जैसे पढ़ते पढ़ते फिर पता चला कि इन कहानी पे मूवीज बनती है, तो मैंने अच्छी मूवीज खोजनी शुरू की। अपनी नॉर्मल कमर्शियल मूवीज का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिन मूवीज की स्टोरीज में सच में मतलब बहुत ज्यादा लेट्स से ट्विस्ट एंड टर्न्स, या बहुत वेल रिटन थी और बहुत वेल डायरेक्टेड थी। फॉर एग्जांपल टैरेंटिनो की मूवीज मुझे बहुत पसंद आती थी। और कुछ मूवीज हैं जैसे यूजुअल सस्पेक्ट्स हो गई, अपनी शटर आइलैंड हो गई, जिनकी कहानी उनके एक्टर्स या फिर उनके प्रोडक्शन के बजट को ओवरशैडो कर जाती है, कि इतना अच्छे से लिखा गया है उस कहानी को कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ये मैंने क्या देख लिया। और फिर मैं हमेशा से ऐसा था मुझे कि इंडिया में मुझे ऐसी मूवीज देखने क्यों नहीं मिलती है, राइट। एंड तो हाँ, मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई थी पढ़ने की। मैं कॉमेडी पढ़ता था बहुत, मैं बहुत ज्यादा थ्रिलर पढ़ता था, लास्ट लाइन टर्न्स को मैं बहुत पढ़ता था। उसी के थ्रू मेरा बचपन में कॉमिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट था। तो उस समय काफी कॉमिक्स थी हमारी, जो हम रेगुलर बेस नाना के घर पे हम बहुत कॉमिक्स पढ़ते थे। वो कॉमिक्स कॉमिक्स ला के देते थे हमें, और हम पढ़ते जाते थे। तो रीडिंग का कल्चर आई गेस थोड़ा बहुत फैमिली से इम्बाइब हुआ है, जहाँ पे उन लोगों ने काफी प्रमोट किया था कि पढ़ो, ये सही सोर्स है एंटरटेनमेंट। उस समय मोबाइल नहीं होता था, ऐसे इतना रेडिली अवेलेबल नहीं था। हम जब बड़े हो गए तब मोबाइल का कल्चर बहुत फेमस हुआ था। तो जितना हो सका मतलब टीवी या फिर ज्यादातर मतलब पढ़ने में निकला था। तो इस तरह से मेरा कॉमिक्स में इंट्रोडक्शन हुआ था, या पढ़ने में इन जनरल। तो देख रहे हैं मित्रों, एक बिहारी सौ पर भारी ये प्रूफ कर रहे हैं। इन्होंने अपना करियर जो है राइट ऑर्डर से शुरू किया है। इट इज अ स्टार्टअप कंपनी और पता करेंगे। तो निकेत जी, हमें ये बताइए, ये द राइट ऑर्डर क्या है? वाई ये कैसे बना? इसका विजन मिशन क्या है? इसकी सोच कैसे आपके दिमाग में आई? जी जरूर। तो देखिए, इंडिया का जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, जैसे अगर आपको कोई किताब पब्लिश करानी है, आप एक एस्पायरिंग राइटर है। अब जैसे ये बच्चे, हमारे जैसे बच्चे जो पढ़ रहे थे बचपन में, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ देखा, बहुत इंटरेस्टेड थे इस फील्ड में, फिर उनको लगा कि ऐसी कहानियां तो मैं भी बना सकता हूँ अगर वो क्रिएटिव हुए। तो उनके पास लेट्स से अगर वो लिखना शुरू कर देते हैं, फिर उनको अपनी बुक पब्लिश करनी है, या अपनी कॉमिक्स को पब्लिश करना है, या किसी भी चीज को पब्लिश करना है, तो उनके पास एक तरीका था। जब मैं क्लास 12th में था, तो मैंने एक नॉवल लिखी थी। फिर मैंने सोचा इसको पब्लिश कराना चाहिए, राइट। तो अब मैं उसके लिए मैंने रिसर्च करना शुरू किया था कि इंडिया में क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू एक नया राइटर पब्लिश कर सके। तो मुझे पता चला कि ट्रेडिशनल पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत कॉर्नर्ड ऑफ और क्लोज्ड ऑफ है। एंड उसमें ऐसा था कि आपको किसी पब्लिशिंग एलीट का, मतलब जैसे जो व्यक्ति बहुत टाइम स्पेंड कर चुका है उस पब्लिशिंग हाउस में, और जो अपने आप को उस विषय का एक्सपर्ट मानता हो, उसका अप्रूवल चाहिए। या तो वो एडिटर होगा, एंडोर्समेंट। या तो वो लिटरेरी एजेंट होगा, कोई ना कोई होगा जो आप बोलेगा कि आपका काम पब्लिश करने लायक है, या फिर वो बोलेगा आपका काम पब्लिश करने लायक नहीं। तो मुझे इस बात पे आया गुस्सा
मैं रिजेक्ट नहीं हुआ था, मुझे बस प्रोसेस जान के गुस्सा आ गया था कि ये क्या बात हुई। मतलब मैं रेडी नहीं था ये सुनने के लिए कि मतलब कोई बैठ के ऐसे जज करेगा। मुझे क्रिटिकल लेट्स से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बताइए मेरी कहानी में क्या कमी है, मैंने क्या गलत लिखा है या क्या सही लिख सकता हूँ। बट ये जो अनबैलेंस्ड पावर था पब्लिशर्स के पास ये डिसाइड करने का कि इसका काम पब्लिश होगा और मार्केट में आएगा और इसका काम पब्लिश नहीं होगा और मार्केट में नहीं आएगा, ये मुझे बहुत वियर्ड लगा। तो मैंने पुल बैक कर लिया। तो मैंने सोचा कि अभी के लिए मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं पब्लिश नहीं करूंगा। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च शुरू किया तो मुझे पता चला कि बहुत बड़े बड़े राइटर्स, मार्क ट्वेन, हैरी पॉटर की राइटर अपनी जेके रावलिंग मैम, और ऐसे इंडिया में भी काफी प्रसिद्ध ऑथर्स नहीं पब्लिश हो पा रहे थे इसी सिस्टम की वजह से। और इवेंचुअली जब वो सेल्फ पब्लिश हुए या उन्होंने किसी भी तरीके से अपनी बुक पब्लिश करके निकाली, उस समय सेल्फ पब्लिशिंग इवॉल्व हो ही रहा था, तो एक्जैक्टली सेल्फ पब्लिशिंग नहीं था, बट स्टिल फाइनली जब उनकी किताब मार्केट में आई तो उनसे बड़े हिट्स हमने आज तक नहीं देखे। और फिर मुझे लगा ये तो गलत है, मतलब इसका मतलब है कि इंडस्ट्री में गैप था। तो फिर मेरा कॉलेज शुरू होने वाला था, तो मैं उतना फोकस नहीं कर पाया, मैं लिखता गया। बट मेरा कॉलेज शुरू हो गया तो एक साल कॉलेज के डेप्सॉक में भी गए, डिबेट सर्कल में, जहाँ पे हम बहुत तर्क वितर्क करते थे हजारों टॉपिक्स के ऊपर, फॉर अगेंस्ट में। और फिर सेकेंड ईयर में मुझे लगा कि नहीं अब कुछ करना पड़ेगा। मैं अपने कॉलेज के ईसेल से इंट्रोड्यूस हुआ था, एंटरप्रेन्योरशिप सेल। मैंने ज्वाइन नहीं की थी ईसेल, बट मुझे था कि मैं पब्लिशिंग इंडस्ट्री में कुछ बिल्ड करना चाहता हूँ। एक्सेसिबिलिटी, प्लेटफॉर्म डेमोक्रेटाइज करना है, सिंपल। तो राइट ऑर्डर इज अ पब्लिशिंग हाउस, एक ऐसा पब्लिशिंग हाउस है, ऐसा प्रकाशन का द्वार है आपके लिए, जहां पे अगर आप आते हैं तो हमारा एक ही फिलोसॉफी है कि आप पब्लिश कीजिए। फिर रीडर्स जो है आपके, जो आपका काम पढ़ेंगे, जो जनरल रीडर्स हैं मार्केट में, वो डिसाइड करेंगे कि आपकी बुक अच्छी है, बुरी है, बेकार है, बहुत अच्छी है, कमाल की है कि नहीं। कोई पब्लिशर, एडिटर या लिटरेरी एजेंट कमीशन लेके नहीं डिसाइड करेगा कि ये बुक कैसी चलनी चाहिए। और तो ये मेन फिलॉसफी है राइट ऑर्डर की कि सबकी किताब मार्केट में तो आनी ही चाहिए, एंड देन रीडर्स डिसाइड करेंगे कि इसकी क्या वैल्यू है। तो ये क्या मेन बात। फिलोसफी थी। और सेकेंडली मार्केट में बहुत गैप्स थे, मतलब रॉयल्टी 7 से 12% कुछ मिलती थी राइटर्स को, ट्रांसपेरेंसी जीरो के मतलब हिसाब पे थी। कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी तक नहीं हुई है, आज के डेट तक ढंग की टेक्नोलॉजी यूज नहीं की गई है पब्लिकेशन इंडस्ट्री में। प्रिंट में है, पब्लिकेशन में नहीं है। और इस गैप की वजह से राइटर्स को उनका फेयर शेयर नहीं मिल पाता है। अगर उन्हें 100 रुपए कमाने चाहिए थे तो उनको अगर आप बोलोगे एज अ बिग पब्लिशिंग हाउस की तुम्हारे 30 रुपए बने, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है आप पे विश्वास करने के अलावा। अब कितनी छपी, कितनी निकली, कितनी बिकी, किसी को नहीं पता है, सिर्फ पब्लिशिंग हाउस को पता है। तो ये एक और बड़ा प्रॉब्लम था, सेल्स ट्रांसपेरेंसी, जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता, क्योंकि मैं खुद लिख रहा था उस समय ये शुरू करने के पहले, राइट। तो मुझे ऐसा था कि यार अगर मैं लिख रहा हूँ और वो बिक रही है, वो चीज वो अप्रिशिएट हो रही है मार्केट में, तो मुझे उसका फेयर शेयर नहीं मिलेगा तो मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा इसको कंटिन्यू करने के लिए। मुझे जॉब करते हुए लिखना पसंद नहीं है, मुझे फुल टाइम काम बनाना था राइटिंग को, मैं बस लिखना चाहता था, दैट्स इट। मैं कंटेंट कंज्यूम करना चाहता था और मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता था जिसकी वजह से, जो कि और फॉर्मेट्स में मतलब आ सके, राइट। तो यही सोच के साथ सेकेंड ईयर में 2017 था आई गेस, मैंने राइट ऑर्डर शुरू किया था। लोगो बनवाया दोस्त के थ्रू, पैसे थे नहीं, 400 रुपए में लोगो और एक पोस्टर बनवाया था मैंने, मुझे आज भी याद है। और वो लोगो आज तक चल रहा है और अब तो मतलब काफी आगे निकल गया है। बट स्टिल 2017 में शुरू हुआ, हमने एक बुक की, फर्स्ट मंथ से हम प्रॉफिटेबल थे। हम छोटा मोटा बिल्ड करते गए, फोर्थ ईयर में फिर प्लेसमेंट आ गया, तो मम्मी ने बोला कि अब तुमको प्लेसमेंट तो लेना पड़ेगा राइट ऑर्डर से, मतलब कितना ही कमा लोगे, क्या ही चल रहा है, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं थी। ऑनेस्टली मैं खुद भी बिजी था कॉलेज में, काफी चीजों में घुसा हुआ था, कॉर्पोरेट अफेयर संभाल रहा था, सोसाइटीज के ये वो, बहुत मजा आ रहा था कॉलेज लाइफ में। राइट ऑर्डर को बहुत ज्यादा सीरियसली हमने स्केल करने का नहीं सोचा हुआ था। बट जब फोर्थ ईयर आया और समझ में आया कि अब तो प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, और राइट ऑर्डर काफी अच्छा चल रहा था, ऐसा नहीं थी कि मैंने बंद कर दिया था। राइट ऑर्डर वाज रनिंग लाइक बुक्स ऑन बुक्स मंथली। तो अब ऐसा हो गया था कि अब स्केल, अब मैं अकेले संभाल रहा था उस समय तक राइट, और लिटरली मैं अकेला था, राइट। बट अब ऐसा था कि अगर कंपनी बनानी है और एज अ स्टार्टअप बिल्ड करना है, जितना विजन था वो विजन उस समय भी इंटैक्ट था, तो मुझे पता था कि इसके लिए मुझे मतलब अब सीरियसली काम करना पड़ेगा। तो फोर्थ ईयर में मैंने डिसाइड किया कि प्लेसमेंट शुरू होने के पहले कैसे भी करके मुझे फंड्स रेज करने हैं। तो मैंने एक फंड रेज किया, वो उड़ीसा के सबसे बड़े मीडिया कंग्लोमरेट से था। तो पहला हम लोग का लेट्स से सीड राउंड बोल लीजिए, वहां से हुआ था। सेकंड हमें एक फंड था एक आईटी कंपनी से जो बहुत इंटरेस्टेड था पूरे मॉडल में, मतलब द फाउंडर रियली बिलीव्ड इन आवर मिशन। बट वो फंड उठाने के पहले बैंगलोर में मेरी रंजीत से बात हुई थी, जो प्रतिलिपि के सीईओ हैं, और उन्होंने बोला कि तुम बैंगलोर आ जाओ। और मुझे बहुत मन था बैंगलोर आने का, मुझे पता था कि स्टार्टअप इकोसिस्टम यहाँ पे ग्रो कर रहा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत वैल्यू है, और यहाँ पे मतलब चीजें बहुत रैपिडली आप स्केल कर सकते हो। छोटे शहर में क्या होता है, मुश्किल हो जाता है टैलेंट मिलना, यस। वो समझ मिलना,
बट आई गेस आज के डेट में इंडिया में काफी छोटे सिटीज से भी बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप निकल के आ रहे हैं। उस समय तक मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ ब्लॉक हो जाऊंगा, तो मुझे लगा था कि बड़े सिटी में मूव करना मेरे एम्बिशन को फास्ट ट्रैक कर देगा, मतलब मुझे जल्दी इसको बिल्ड करने में हेल्प करेगा, विच वॉज वेरी ट्रू। मेरे आते ही 2 महीने के अंदर मेरा कंपनी एक्वायर हुआ प्रिलिम के साथ। देन वी हैड नो लैक ऑफ फंड्स और रिसोर्सेज, देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग। आज हमारा टीम कुछ 35-40 जन का ही है, हमने बहुत ज्यादा स्केल नहीं किया है। रीजन बीइंग कि वो स्लो ग्रोथ का रीजन ये है, मतलब स्लो ग्रोथ नहीं है एक्चुअली, इन टर्म्स वी आर प्रॉब्ली टॉप 1 या 2 में ही आते होंगे हम गाइडेड पब्लिशर्स में एट दिस मोमेंट। मेट्रिक्स वाइज हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू वाइज भी आई गेस प्रॉब्ली वन ऑफ द टॉप, इधर फर्स्ट और सेकंड होंगे। तो ग्रोथ के हिसाब से लोगों के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ है, बट मुझे लगता है हम बहुत ज्यादा तेज ग्रो कर सकते थे। हम ग्रो इसलिए नहीं कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में मेरा फोकस ये था कि हर पब्लिशिंग कंपनी एक चीज के लिए फेल होती है, और वो है उसका क्लाइंट फीडबैक। कि बुक एक बार पब्लिश हो जाती है तो आप कुछ नहीं करते बुक को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट टीम अच्छी नहीं है। एक पब्लिशर के किसी भी एम्प्लॉय से टच में आने के लिए ऑथर को 7-7 दिन, 1-1 महीना लग जाता था। तो मुझे पता था अगर सपोर्ट बिल्ड नहीं हो पाया तो राइट ऑर्डर विल हैव द सेम फेट एज एवरी अदर पब्लिशर, कि वही कंप्लेन्स आएंगी, वही घिसी पिटी फेलियर की जो रीजन है हर पब्लिशिंग हाउस की, वही हमारी भी होती। तो वो मॉड्यूल बिल्ड करने में हमने 1 साल का पेशेंट समय लिया। अब जाके 2022 में हमने स्केल करना शुरू किया, और फर्स्ट ईयर में हमारा रेवेन्यू 10x गया था। इस ईयर वी आर ऑन द पाथ ऑफ गेटिंग 10x। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल समझना चाहे राइट ऑर्डर का, तो एक ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस, जैसे आप इंडिया में कोई भी उठा लीजिए, लेट्स से सृष्टि, रूपा, कोई भी पब्लिशिंग हाउस, एट मैक्स आई गेस द बेस्ट ऑफ देम, वो लोग 50 से 100, 150 बुक्स एट मैक्स कर सकते हैं साल में। उनकी बहुत हाई क्वालिटी बुक्स होते हैं, उनके राइटर्स बहुत बड़े होते हैं, दैट इज दैट। हम मास पब्लिशर्स हैं, हमने हमारा प्लेटफॉर्म ओपन टू ऑल है, हम महीने की ऑलमोस्ट 100 बुक्स कर रहे हैं। वाह। तो स्केल में कोई मैच नहीं है, और इवेंचुअली मुझे कोई रोक नहीं रहा ट्रेडिशनल मॉडल को फॉलो करने में, बड़े राइटर्स को ले आने में। मैं उनको जरूर लेके आऊंगा। इस साल के एंड तक राइट ऑर्डर से एटलीस्ट 10-15 बहुत बड़े ऑथर्स अक्वायर हो चुके होंगे और निकल चुके होंगे मार्केट में। तो ओवरऑल एक टोटल सोल्यूशन बनाया जा रहा है पब्लिशिंग के लिए, जो कि काफी ट्रांसपेरेंट और राइटर सेंट्रिक और फ्रेंडली है। ग्रेट, वेरी गुड टू नो। तो निकेत जी, हमारी बात पिछले कुछ एपिसोड्स में चीज बर्गर कॉमिक्स की करता धरता से हो रही थी साहिल जी से, और उन्होंने बताया कि आपने जो है राइट्स अक्वायर किए हैं प्रोफेसर अशोक के, व्हिच इज वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट फॉर चीज बर्गर कॉमिक्स की पहली कॉपी है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि अगर एक कॉमिक कंपनी या एक एस्पायरिंग कॉमिक हाउस अगर आपके पास आता है और आके अगर आपको बताता है कि मेरे पास एक कॉमिक्स रेडी है एंड वी आर रेडी टू लॉन्च, हाउ एग्जैक्टली एंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर ऑफरिंग देम। आई अंडरस्टैंड कि आप जो है उनको छापने में मदद करेंगे, बेचने में मदद करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, बट व्हाट अबाउट द डिजिटल कॉपी? आप क्या डिजिटल कॉपी भी आप लोग रिलीज कर रहे हैं? व्हाट अबाउट द मोशन कॉमिक्स, ग्राफिक्स? जैसा मुझे पता चला कि प्रतिलिपि कॉमिक्स के साथ आप लोगों का एक अच्छा टाई अप है, और प्रतिलिपि के साथ भी जो है आप लोग काम कर रहे हैं बहुत एक्टिवली। तो इनकी मतलब एक कॉमिक को फिर कॉमिक बुक से निकल के उसको मोशन कॉमिक्स, कार्टून्स, एनिमेशन एंड ब्ला ब्ला व्हाट नॉट, तो आप क्या क्या लोग क्यों द राइट ऑर्डर को ही सिलेक्ट करेंगे, क्यों दूसरी किसी और कंपनी को नहीं सिलेक्ट करेंगे? ये शायद कुछ कंपैरिजन हो रहा है विच आई डोंट वांट, बट आई जस्ट वांट टू नो कि आपकी मेन यूएसपी क्या है, क्यों क्यों एस्पायरिंग राइटर्स द राइट ऑर्डर को चूज करना पसंद करें, प्लीज। तो एज अ पब्लिशर आई गेस मैंने पिछले जवाब में ही क्लियर कर दिया था कि जो यूएसपीज हैं वो ट्रांसपेरेंसी है, सेकंड ऑथर सेंट्रिक बिहेवियर और सपोर्ट है, थर्ड हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबली इंडिया में गाइड पब्लिशिंग हाउसेस में सबसे स्ट्रांग है। आज हमारी मार्केटिंग भी प्रोबेबली सबसे स्ट्रांग है। कोई भी अगर हमारे से ऊपर कोई सोशल मीडिया रीच में है तो वो शायद 1-2 ट्रेडिशनल हाउसेस हो सकती है जो 150-100 साल पुरानी है। हमने 2 साल में जो किया है वो काफी अग्रेसिव है। तो एक वो है, और सेकंड यार आप अगर किसी, तो मैं नहीं कह रहा कि मतलब लोग दूसरों के साथ नहीं कर सकते, हमारे साथ बस जो एडवांटेज है मैं वो बता रहा हूँ, वो ये है कि हमारी टीम सबसे यंगेस्ट पब्लिकेशन टीम एज ऑफ नाउ इन द कंट्री है। हमारी टीम का मीडियन एज 19 ईयर्स ओल्ड से लेकर 27-28 ईयर्स ओल्ड तक है। मैं खुद 24 साल का हूँ, मैं मेरी ग्रेजुएशन 2 साल पहले हुई है। तो एक तो कि हम मार्केट और टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं, हम बड़े और रिस्कियर बेट्स ले सकते हैं, और हम काफी अग्रेसिव हैं। अगर आपको कुछ करना है, आपके पास अच्छा कंटेंट है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सेकेंडली, हम बिलीव करते हैं कि पब्लिशिंग हाउस और राइटर दोनों का बोथ शुड हैव इक्वल स्किन इन द गेम, दोनों का सेम एफर्ट लगना चाहिए।
वो एक चीज है उधर। और क्रॉस प्लेटफॉर्म यूटिलाइजेशन जो है वो राइट ऑर्डर को बीट करना उसमें आई गेस बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वी आर अंडर द प्रतिलिपि विंग। तो होता क्या है कि लेट्स से लिटरेचर ऐप पे हमारे कोई कहानी बहुत अच्छा कर रही है, अब हम उस कहानी को लेकर कॉमिक्स बनाते हैं प्रतिलिपि कॉमिक्स के थ्रू, और वो कॉमिक्स ऐप पे बहुत अच्छा करती है अगर लेट्स से, तो हम उसको एफएम में ऑडियो बुक बना देते हैं, वो वहां पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करिए तो राइट ऑर्डर के पास आती है, फिर वो बुक बनती है, वो कॉमिक बनती है, फिजिकल प्रिंट कॉमिक्स। तो जैसे ये प्रोफेसर अश्वत्थामा की कॉपी है, राइट? तो ऐसे ही मेरे पास हमारी कॉमिक्स भी है बहुत सारी सेल्फ अंधियारा। मेड, ये देखिएगा। तो काफी सारी हमने कॉमिक्स खुद से भी प्रोड्यूस की, और हम मार्केट में विद इन अ ईयर प्रोबेबली हमसे ज्यादा कॉमिक्स कोई रिलीज ही नहीं कर रहा होगा ऑन अ बेसिस ऑफ न्यू टाइटल्स रिलीज, राइट? तो इवेंचुअली होगा क्या, जब आपके पास ऐसे 5-6 वर्टिकल्स होते हैं ना जो कंटेंट इकोसिस्टम को प्रमोट करते हैं। मोशन कॉमिक्स हमारा बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है यूट्यूब पे, अगर आपने देखा I होगा। agree because मैं अंधियारा का रेगुलर सब्सक्राइबर हूँ और I do watch it यस। regular. Yeah. तो वही है कि जिस भी फॉर्मेट को आप कंटेंट को लेके चलो, अब आप जिस भी फॉर्मेट को उठा लो, मोशन कॉमिक्स हो गया, ऑडियो बुक हो गया, बुक हो गया, उन सब में इकोसिस्टम है हमारे पास जो जिसको बिल्ड करना बहुत मतलब बहुत टाइम लग जाएगा अगर कोई और ट्राई भी करता है। तो वो एक कॉम्पिटिटिव फर्स्ट मूवर एडवांटेज है एज अ ग्रुप हमारे पास, कि हम अभी के अभी चाहें तो कॉमिक्स बना सकते हैं, एक स्टोरी पे हम ऑडियो बुक बना सकते हैं, उसको फिजिकल बुक फॉर्मेट में प्रमोट कर सकते हैं, फिजिकल कॉमिक्स के रूप में लाके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारा स्पीड ऑफ मूवमेंट बहुत फास्ट है, और इवेंचुअली जब सप्लाई एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा एक कंपनी के अंदर, तो आपके पास बेसिकली अगर इंडिया में 50 कॉमिक्स निकल रही है साल की, 100 कॉमिक्स निकल रही है, तो उसमें से 90 हमारी होंगी। तो क्या वो जो बात। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे पास एक स्पेशल होल्ड होगा आपकी कॉमिक को प्रमोट करने का, आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का, आपको मार्केट करने का। एंड मतलब अभी भी पता नहीं क्यों बट काफी पुरानी पब्लिकेशन हाउसेस अडेप्ट करने को रेडी नहीं है कि डिजिटल हो चुका है सब कुछ। जी। हम डिजिटल कॉमिक्स कर रहे हैं, कर सकते हैं, हमारा एक्सपर्टीज है, हम इंडिया में सबसे बड़े प्लेयर हैं डिजिटल कॉमिक्स के। एंड टेक के थ्रू ही आगे चीजें बढ़ेंगी, डिजिटली बढ़ेंगी, पूरा दुनिया डिजिटल जा एब्सोल्युटली। चुका है। और ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो आई गेस राइट ऑर्डर के साथ नसाडिया पूरे ग्रुप के साथ हमारे साथ ऑथर्स को मिल सकता है। क्या बात है, क्या बात है। और नॉट ओनली ऑथर्स बाय द वे, सिर्फ ऑथर्स के लिए नहीं है, हम काफी सारे पब्लिशिंग हाउसेस और इंडिविजुअल क्रिएटिव ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे 5-6 लोग मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ कॉमिक्स बना रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में। मतलब मैं शॉक हो गया था कि इतना बड़ा मार्केट है। मतलब मैंने एग्जैक्टली। प्रेडिक्ट तो किया था, बट इंडस्ट्री में घुसने का काम करने का मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा कि लोग अभी भी पड़े हुए हैं पीछे, की नहीं डाई डाउन नहीं करने देंगे इंडस्ट्री को। और एग्जैक्टली। कॉमिक्स प्रोबेबली 100x 200x ग्रो कर सकता है नेक्स्ट 2-3 साल में। क्या बात है, क्या बात है। तो आपकी पूरी जो है टीम इसी में लगी हुई है। द विजन एंड मिशन ऑफ द राइट ऑर्डर जान के बहुत बढ़िया लगा। ये सिर्फ एक कॉमिक बुक तक सीमित नहीं है। जो भी आज के दर्शक हमारा आज का एपिसोड देख रहे हैं उनको ये पता हो रहा होगा कि कैसे राइट ऑर्डर सिर्फ किताबें नहीं, किताबों से आगे चलकर भी इसकी बातें कर रहा है। कैसे मोशन कॉमिक्स, कार्टून्स, एनिमेशंस, ऑडियो बुक्स एंड व्हाट नॉट मोर वी कैन गेट फ्रॉम द राइट ऑर्डर। तो एक दोहा याद आ गया है इसके बीच में। तो अगर निकेत जी अगर इजाजत दे तो मुझे याद आ जी गया, जी जी। वो था कि क्या? सत्य साही के दोए या धावक के तीर, लेखन में चोट लगे घाव करे गंभीर। तो ये बात एकदम चरितार्थ होती है द राइट ऑर्डर पे कि ये एक यंगेस्ट कंपनी है विद यंग टैलेंट्स, और इन्होंने पिछले 2-3 सालों में जो अपना जो वर्चस्व कायम किया है इस इंडस्ट्री में, पब्लिकेशन इंडस्ट्री में, ओपन फॉर ऑल एंड गाइडेड पब्लिकेशन के क्षेत्र में, ये शायद ही और किसी ने ये जो है पड़ाव पार किया होगा अभी तक। निकेत जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने जी भारतीय बुक उद्योग को तो आप देख ही रहे हैं, किताब उद्योग को देख रहे हैं, पब्लिकेशन को देख रहे हैं, प्रकाशन को देख रहे हैं। मेरी कॉमिक्स जी उद्योग को लेके मेरा जो है शोध कार्य चल रहा है। मैं सन 2020 से जो है भारतीय कॉमिक्स उद्योग पे शोध कर रहा हूँ, पीएचडी शोध कर रहा हूँ। और मुझे ये पता करना है कि आपकी नजरों से, सिंस यू आर द यंग टैलेंट, आपकी नजरों से अगर भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को देखें और इसके लिए अगर कोई भी सुझाव अगर आपके पास हो, चाहे वो किसी के लिए हो, whether that is a group of people, artists, sellers, whosoever, अगर कोई भी अगर आपका अगर सुझाव है तो प्लीज उसको रखिए। देखिए, सुझाव तो मतलब मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है सुझाव देने लायक, बट मैं एक चीज प्रेडिक्ट कर सकता हूँ मे बी, और इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 99% ट्रू रहेगी। अगर आपको पता होगा तो जापान में मांगा बहुत चलता है, कॉमिक्स जैसा ही है, और अपना साउथ कोरिया में बहुत फेमस है। अभी रिसेंटली यूएस में काफी क्रेज है और ये बढ़ रहा है, इंडिया में यस। भी है, रिसेंटली बहुत कुछ चीजें हो रही हैं।
पॉइंट ये है कि अगले 15-20 साल में कॉमिक्स इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर अभी 1% पे है तो कल को 2500-3000% पे पहुंच जाएगी, राइट। जो ग्रोथ है वो ट्रेमेंडस आने वाला है, और जिस भी इंडस्ट्री में ग्रोथ आता है उधर आप देखिए लोग खुद से जाते हैं। कल को मुझे लगेगा कि भाई आईटी में पैसा है, तो मैं अभी जैसे इंडिया में सीएस की जॉब्स में पैसा था तो सारे बंदे इंजीनियर्स बन गए, तो टाइड के साथ लोग जाते हैं। और मैं ये बस बता रहा हूँ, मतलब जितने लोग भी सुन रहे हैं, कि कॉमिक्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी बनने वाली है, बहुत बहुत बड़ी बनने वाली है। तो कुछ बड़े प्लेयर्स का एंट्री होने वाला है, तो जो इसमें पहले से काम करेगा या पहले से इन्वेस्टेड रहेगा उसको बहुत फायदे होने वाले हैं। तो अब पायनियर्स। आज तक नजरअंदाज होता आया है कॉमिक्स इंडस्ट्री, बट ज्यादा दिन नहीं है उसमें, क्योंकि कॉमिक्स के साथ जो किया जा सकता है वो अभी तक हमें मतलब हमारे एटलीस्ट मास्टर्स को इंडिया में आइडिया नहीं है। तो वो एक चीज है जो आई गेस आपको काम आ सकता है अगर आप प्लान कर रहे हैं आगे जाके कॉमिक्स इंडस्ट्री में काम करने का, कॉमिक्स लिखने का, या स्केच, और वट एवर यू प्लान टू डू, राइट। तो बहुत 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 ज्यादा स्केल है, और एक बूम आने वाला है जिसके हम बस एटम बम है वो फटने वाला है, उसके जस्ट प्री स्टेज में हम लोग बैठे हुए हैं। बट जिन्हें भी इंटरेस्ट है, डोंट लूज होप, निराश नहीं होना है। अभी जो भी सीन है डजेंट मैटर, अभी आप लोग को ऑलरेडी राइज दिख रहा होगा, बट ये जिस रॉकेट शिप की तरह आगे बढ़ने वाला है वो काफी हेल्प करेगा इस पूरी इंडस्ट्री को इंडिया में ग्रो करने में। क्या बात है। तो दोस्तों, हमारा आज का एपिसोड निकेत जी के साथ यहीं पे समाप्त होगा। हम आशा करते हैं आज का एपिसोड जो है आप सभी को पसंद आया होगा। और जाते जाते एक ही सवाल और एक ही सुझाव सबके लिए, जो जिस भी तरह से अपने अपने स्तर पे कॉमिक्स उद्योग को बढ़ा सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, जरूर करें, ताकि उससे जो है भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में और सफल होने में मदद मिले। इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और हस्ती के साथ। तब तक के लिए निकेत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका समय। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू।